Hello and welcome back once again in another session of पार्टनरशिप अकाउंटिंग। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में आज हम हमारा जो टॉपिक है अकाउंटिंग प्रोसीजर, इसे आगे मूव ऑन करेंगे। हम अकाउंटिंग प्रोसीजर की झलक पहले भी एक बार देख चुके हैं। आज हम आगे फर्दर मूव ऑन करते हुए डिस्कस करेंगे कि पार्टनर्स लोन जो कि सेकंड स्टेप पर बनाया जाता है। पहले स्टेप पर क्या बनता है? रियलाइजेशन अकाउंट, जो कि हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आज जो डिस्कस करेंगे वो है पार्टनर्स लोन अकाउंट और उसके बाद के आने वाले सारे के सारे अकाउंटिंग प्रोसीजर के कंसेप्ट्स। देखिए, पार्टनर लोन से रिलेटेड क्या कंसेप्ट है। इफ अ पार्टनर हैज गिवन एनी लोन टू दी फर्म, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया हुआ है तो क्या होगा? This loan is to be paid off after the payment of all the outside liabilities। देखो, हम outside liabilities को इस realization account के थ्रू पेमेंट कर चुके हैं। यही सीखा था ना हमने realization account में कि assets को realize करना और liabilities को pay off करना, बेसिकली ये realization का काम था, तो हम वो कर चुके हैं। तो दैट मीन्स आउटसाइडर्स को पेमेंट करने के बाद अब जो नेक्स्ट बारी आती है वो आती है पार्टनर के लोन की। तो अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया हुआ है तो यहाँ इसे अब पे ऑफ किया जाएगा। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड सेपरेटली, इसे अलग से ट्रीट करना है, सेपरेटली पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना है और इसकी पेमेंट कर देनी है। अब पेमेंट करने के लिए जो जर्नल एंट्री यूज होगी या जो जर्नल एंट्री पास होगी वो क्या होगी? वो होगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट। मतलब जिस भी मोड के थ्रू पेमेंट की जा रही है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर बैंक या कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे। और नरेशन क्या बनेगी? पार्टनर्स लोन पेड ऑफ या पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। अब आप सोचोगे कि ये इस तरह से जर्नल एंट्री क्यों बनी है। देखो, पार्टनर ने लोन फर्म को दिया हुआ था तो दैट मीन्स वो फर्म की क्या थी? लाइबिलिटी थी ना। तो लाइबिलिटी को जब पे ऑफ करना है तो क्या होगा? लाइबिलिटीज का वैसे क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये डेबिट हो जाएगा। अगर मैं आपको हल्की सी झलक दिखाऊं पार्टनर के लोन अकाउंट की, तो देखो कैसे बनेगी। हम इस तरह से टी शेप में लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट जो है, क्योंकि वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लाइबिलिटी है, तो वो यहाँ इस साइड पर क्रेडिट साइड पर उतरेगा ना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ अगर लोन अकाउंट का बैलेंस है, अब हमने इसकी पेमेंट करनी है, तो देखो लोन अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस था, अब खत्म हो रही है तो वो डेबिट हो जाएगी। तो डेबिट है टू बैंक, तो यहाँ पर टू बैंक या टू कैश लिखा हुआ आ जाएगा और पेमेंट हो जाएगी। कुछ इस तरह से पार्टनर का लोन अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। लेकिन इसमें हल्का सा एक कंसेप्ट है, बहुत ही रेयर चांस है वैसे तो इस पॉइंट के आने के, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। इफ द कैपिटल ऑफ द सेम पार्टनर, मान लो कि ये ए का लोन था और यहाँ पर फिर से ए की ही बात हो रही है। इफ द कैपिटल ऑफ द सेम पार्टनर शोज अ डेबिट बैलेंस। अब देखो, फिर से मैं कहूंगी कि थोड़ा सा सोचिए कि कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है। हम लोग +1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कैपिटल को बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड पर शो किया जाता है। अब लाइबिलिटीज साइड पर शो होने वाली चीजें कौन से बैलेंस की होती हैं? क्रेडिट बैलेंस की होती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि अगर कैपिटल ऑफ द सेम पार्टनर डेबिट बैलेंस शो कर रही है आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट्स, मतलब जो भी एडजस्टमेंट्स देने की जरूरत है, जो भी हमें कोई रिजर्व बांटना है या रियलाइजेशन पर या प्रॉफिट या लॉस जो भी निकला वो सब एडजस्ट अगर कर दिया गया है, उसको एडजस्टमेंट्स करने के बाद देन हिज लोन अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू हिज कैपिटल अकाउंट। अब होगा क्या कि पार्टनर के लोन अकाउंट को अब ऐसे पे ऑफ नहीं किया जाएगा। अगर कब केस है कि जब कैपिटल का डेबिट बैलेंस निकल रहा हो, तो जब कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस की बजाय डेबिट बैलेंस निकल रहा होगा तो उस केस में हमने लोन अकाउंट को ट्रांसफर कर देना है
कहाँ तक, टू दी एक्सटेंट ऑफ दी डेबिट बैलेंस ऑफ दी कैपिटल अकाउंट की जितना एक्सटेंट है, मतलब उतनी लिमिट तक का। अब ये इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाऊंगी, फिर आपको ये और भी बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखो, पहले हम समझेंगे कि ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस वाला कंसेप्ट एक्चुअली है क्या और ये कैसे उभर कर आता है। देखो, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं जो कि लेजर अकाउंट्स की तरह ही बनते हैं। डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट होता है। अब अगर हमें बैलेंस शीट में कोई बैलेंस गिवन हो तो हमें वो बेसिकली ज्यादातर लायबिलिटीज साइड पर गिवन होता है और हम उसे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखकर नोट डाउन कर लेते होते हैं। अब मान लो जो डेबिट साइड पर एडजस्टमेंट्स देने की जरूरत है, जो क्रेडिट साइड पर एडजस्टमेंट्स देने की जरूरत है, वो सब एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमारा जो कैपिटल का बैलेंस है वो यहां निकला टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंसिंग फिगर के तौर पर यहां निकल गया। तो एक तरीके से एक बार अकाउंट यहां क्लोज हो जाएगा और हम ये सीख चुके हैं कि इन्हें यहां क्रॉस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इस तरह से उतारना है। अब देखो, हम +1 में लेजर अकाउंट्स पढ़कर आए हैं तो हमें पता है ना कि बैलेंस जो होता है वो ये जो ब्रॉट डाउन वाला आता है, जब हम नेक्स्ट कैरेट डाउन को ब्रॉट डाउन कर लेते होते हैं, वो एक्चुअल बैलेंस होता है। अब देखो, अगर मेरा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहां इस साइड पर निकला है तो ये कौन सी वाली साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो ये तो हुआ केस कि पार्टनर की कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। अब इसका मतलब समझो, अगर पार्टनर की कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लायबिलिटी है। फर्म ने इसे क्या करना है, इसकी पेमेंट करनी है। अगर तो बहुत ही सिंपल सा केस है कि आपको साथ में पार्टनर का लोन भी दिया हुआ है और साथ में ये पार्टनर की कैपिटल जो है वो क्रेडिट में निकल रही है, तो दोनों ही फर्म के लिए लायबिलिटी हैं और दोनों की ही फर्म को पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जैसा हमने अभी तक लोन का समझा है कि इसे अलग से ट्रीट कर दो, सेपरेटली ट्रीट कर दो और इसकी अलग से पेमेंट हो जाएगी, जो कि मैं आपको थर्ड स्टेप में भी समझाऊंगी अकाउंटिंग प्रोसीजर का। अभी हम सेकंड कर रहे हैं ना लोन अकाउंट, तो हम थर्ड स्टेप में ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की सेटलमेंट भी समझेंगे। तो मतलब सिंपल सी बात, क्योंकि दोनों पेमेंट्स उभर कर आती हैं तो दोनों की पेमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो बैलेंस कैरिड डाउन आपका यहां निकला था, बैलेंसिंग फिगर, वो यहां निकलने की बजाय अगर यहां पर निकला होता क्रेडिट साइड में, अब इसे हमने क्रॉस उतारा होता तो ये कहाँ उतरा होता, ये यहाँ डेबिट साइड में उतरा होता। ये कंसेप्ट आपको समझा रहे हैं कि अगर पार्टनर की कैपिटल अकाउंट का कभी गलती से डेबिट बैलेंस निकल आए तो उस केस में क्या मतलब बना। देखो, बिल्कुल इसके ऑपोजिट केस, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी बन रही थी तो उस केस में फर्म का दायित्व बन रहा था कि वो पे करे, फर्म की लायबिलिटी बन रही थी कि वो पे करे। लेकिन इस केस में उल्टा हो जाएगा ना, इस केस में कौन पे करेगा, इस केस में पार्टनर की लायबिलिटी बन जाती है। इट्स पार्टनर्स लायबिलिटी टू पे टू दी फर्म। अब खुद सोचकर देखिए, एक साइड पर पार्टनर के लोन में तो फर्म ने पे करना है और एक साइड पर ये डेबिट बैलेंस की फॉर्म में फर्म ने रिसीव करना है। तो एक हाथ में पैसे देने हैं, दूसरे हाथ से पैसे लेने हैं, तो क्यों ना एक सेटलमेंट कर ली जाए। इसीलिए ये बात बोली गई है आपको हाउएवर के बाद वाली लाइन में एक एक्सेप्शन की फॉर्म में कि अगर पार्टनर की कैपिटल डेबिट बैलेंस शो करती है तो लोन अकाउंट को इस कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करना होगा। लेकिन कहां तक एडजस्ट करना है ये डिपेंड करता है कि ये डेबिट बैलेंस कितना है। तो इसे हम एक छोटे से प्रैक्टिकल क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। देखिए, मेरी बुक के अकॉर्डिंगली पेज नंबर 6.24 पर मेरे पास ये छोटा सा एक कंसेप्ट अवेलेबल है जो कि पार्टनर की लोन से रिलेटेड सेटलमेंट से है। तो देखिए, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर दी सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हमने सिर्फ पार्टनर के लोन अकाउंट से रिलेटेड एंट्रीज पास करनी है।
केसेस हमें बता रखे हैं। जैसे फर्स्ट केस क्या है, लोन फ्रॉम मनोज अ पार्टनर ₹1 लाख, मनोज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। अब जब क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ आ गया तो दोनों ही पेमेंट्स हैं, लोन को भी पे करना है फर्म ने और कैपिटल को भी पे करना है। तो देखो लोन की पेमेंट की जर्नल एंट्री मैंने अभी आपको समझाई है, ये क्या हो जाएगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, यही करवाया ना, लेकिन अब यहाँ पर पार्टनर का नाम भी दिया हुआ है तो आप जर्नल एंट्री पास कर दोगे मनोज लोन अकाउंट डेबिट टू, ज्यादातर बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शंस ये पास की जाती हैं तो पेमेंट हो जाएगी टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा, 1 लाख। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट, ये फर्स्ट केस आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया। अब हम देखते हैं केस सेकंड। ये देखिए केस 1 की ये जर्नल एंट्री मैंने अभी आपको समझाई। अब देखिए केस 2 में क्या है, आपको लोन 1 लाख बता रखा है, लेकिन इस बार मनोज की कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस बता रखा है 70,000 का। अब देखो मैंने पार्टनर को 1 लाख पे करने हैं, 70,000 उससे रिसीव करने हैं। अगर मैं अपने आप को फर्म मानकर चलूं तो क्यों ना 70,000 काट दिए जाए और सिर्फ 30,000 की ही पेमेंट कर दी जाए। तो देखो कुछ इस तरह से जर्नल एंट्री पास हो जाएगी कि मनोज लोन अकाउंट डेबिट टू, इस बार जितना कैपिटल का डेबिट बैलेंस था 70,000 वो लोन की अमाउंट उसमें ट्रांसफर हो जाएगी, कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगी और जितना रिमेनिंग बैलेंस बचा है उसके लिए टू बैंक अकाउंट लिखा हुआ आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ही आसानी से समझ में आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए केस 3 में क्या है, इसमें आपको लोन 1 लाख का और कैपिटल का ज्यादा बैलेंस डेबिट का बता रखा है 1,25,000 का। मतलब इस बार सारा का सारा ही लोन इसमें कवर हो रहा है, सारा का सारा लोन ही कैंसिल हो रहा है और जो एक्स्ट्रा 25,000 अभी भी बच रहा है वो पार्टनर लेकर आएगा, जिसे हम और अच्छे से जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कंसेप्ट समझेंगे तब और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी ये पता चल रहा है बहुत ही आसानी से, क्योंकि पार्टनर अगर पैसा लेकर आता है फर्म में तो हमें उसकी जर्नल एंट्री पता है कि क्या होती है, बैंक अकाउंट उस वक्त डेबिट हो जाता है। तो मनोज लोन अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल अकाउंट की जो 1 लाख है वो सारा का सारा ही इसमें ही सेटलमेंट हो जाएगी उसकी, बाकी का 25,000 जो है वो पार्टनर लेकर आएगा। तो इसलिए 25,000 के लिए बैंक डेबिट हो जाएगा। इसलिए इस तरह से मनोज की कैपिटल की जो 1,25,000 का डेबिट बैलेंस था वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों के तीनों केसेस और पार्टनर के लोन अकाउंट से रिलेटेड जो मैंने आपको ट्रीटमेंट समझाई सारी की सारी वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब हम हमारे अकाउंटिंग प्रोसीजर को आगे और मूव ऑन करते हैं। देखिए अब थर्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर में जो थर्ड स्टेप है वो है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना। हमने रियलाइजेशन समझ लिया, हमने पार्टनर के लोन अकाउंट का कंसेप्ट समझ लिया। अब हम बात करेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की। जब सभी एडजस्टमेंट्स कर दी जाती हैं, आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्लोज्ड। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को भी क्लोज करने की जरूरत पड़ती है और इसके लिए जनरली जो चीज फॉलो की जाती है वो यही है। 2 सिचुएशंस हमारे सामने आ सकती हैं कि या तो कोई पार्टनर क्योंकि डेबिट बैलेंस है, जैसा हमने अभी केस देखे कि उसके कैपिटल का डेबिट बैलेंस था मनोज की कैपिटल का, तो उसे जरूरत पड़ी थी कि वो कैश बिजनेस में फर्म में लेकर आया था। थर्ड केस जो अभी हमने समझा उसमें लोन कट हो जाने के बाद भी, तो उस केस में यही जर्नल एंट्री बनी थी। तो कुछ इस तरह से जर्नल एंट्री पास कर हमने ये लिख देना है, ये कवर कर देना है कि पार्टनर जो है वो बिजनेस में या फर्म में पैसा लेकर आया है क्योंकि उसकी कैपिटल का डेबिट बैलेंस था। तो उसे क्लियर ऑफ करने के लिए उसने कैश ब्रॉट इन किया है। ठीक है, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, When partner is to be paid for the credit balance of his account। तो देखो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट क्रेडिट वाला भी समझाया था ना,
तो जब पेंसिल से समझाया था और आपको क्या समझाया था कि दोनों ही पेमेंट्स हैं, तो अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उस केस में पार्टनर की कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पर जो बैलेंसिंग फिगर हमने कैरेट डाउन की फॉर्म में शो की थी, वो बैलेंसिंग फिगर एक्चुअली अब बैलेंस तो चलेगा ही नहीं क्योंकि फर्म तो बंद हो जाएगी, तो इसलिए क्या होगा, वो बैलेंसिंग फिगर को ही हम पेमेंट शो करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट की पार्टनर की जब कैपिटल अकाउंट बनेगा तो डेबिट साइड पर ये टू कैश या बैंक अकाउंट लिखा हुआ आ जाएगा, जो कि पेमेंट मेड टू दी पार्टनर ऑन अकाउंट ऑफ द क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज अकाउंट डिनोट करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको अभी तक फर्स्ट स्टेप यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में भी अगर नहीं आता है अच्छे से, तो काइंडली वो सेशंस भी जरूर सुनिए। आपको अर्लियर जितने भी सेशंस हैं उन सब के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वो जरूर चेक कीजिए। अब अगर मैं बात करूं लास्ट स्टेप की, तो वो है कैश और बैंक अकाउंट। देखो, हम अभी तक ये समझते हुए आए थे कि एंड में बैलेंस शीट बनती होती है, बैलेंस शीट का टोटल बराबर आ जाए तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, बिकॉज वो एक तरीके से अर्थमेटिकल एक्यूरेसी वाला कंसेप्ट होता था कि लाइबिलिटीज साइड इज ऑलवेज इक्वल टू दी एसेट साइड। अब अगर हम बात करें डिसोल्यूशन के केस में, तो इसमें जो लास्ट बनेगा, क्योंकि आपको अकाउंटिंग प्रोसीजर की झलक जब पहले भी दिखाई गई थी तब आपको बताया गया था कि ये इसी सीक्वेंस में बनेंगे कि पहले नंबर पर रियलाइजेशन बनेगा, दूसरे नंबर पर आज मैंने आपको बताया लोन बनेगा, तीसरे नंबर पर कैपिटल अकाउंट बनेगा और लास्ट फोर्थ नंबर पर कैश और बैंक का अकाउंट बनेगा। तो इन दी एंड कैश और बैंक अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड या इज प्रिपेयर्ड and all the necessary payments or receipts are recorded in it. It must be closed at last and total of both the sides must be equal to each other. तो अब यहाँ डिसोल्यूशन के केस में हमारा कैश और बैंक अकाउंट जो है वो मैथमेटिकल अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का काम कर रहा है। इसकी दोनों साइड्स अगर बराबर आ जाती हैं तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही अटेम्प्ट हुआ है। अब आज के इस सेशन में मैंने एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिया है जो बहुत ही आसान है, ताकि मैं आपको एक ओवरव्यू दे सकूं, समझा सकूं कि किस तरह से ये सारा का सारा अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो कर हम डिसोल्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए सिंपल सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेशन में हम और टिपिकल क्वेश्चंस स्टडी करेंगे। देखिए, आज मैं डिस्कस करूंगी क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मेरे पास जो डीके गोयल की बुक है सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंगली, वो पेज नंबर 6.89 पर ये क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए क्वेश्चन ये जितना भी मैंने सॉल्व किया है उसे एंड तक वीडियो जरूर देखना, ताकि आपको बहुत ही आसानी से ये कंसेप्ट समझ में आए जो हमने आज थ्योरेटिकली कवर किया है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। आपको ए और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट बता रखी है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 भी बता रखी है। आपको लाइबिलिटीज साइड पर क्रेडिटर्स और कैपिटल अकाउंट्स बता रखे हैं। देखिए, क्या आपको कोई रिजर्व गिवन है? कुछ भी नहीं गिवन है, तो सिंपल सा ये कंसेप्ट है लाइबिलिटीज साइड वाला। अगर हम एसेट साइड की बात करें तो देखिए, यहाँ पर हमें लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है, मोटर व्हीकल गिवन है, स्टॉक गिवन है, डेटर्स गिवन है, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कर नेट डेटर्स बाहर दिए हुए हैं। और हमने ये रियलाइजेशन के केस में थ्योरेटिकली पढ़ा हुआ है कि प्रोविजन को अलग ट्रीट करना है और डेटर्स की इस बुक वैल्यू को अलग से ट्रीट करना है। आपको कैश एट बैंक दिया हुआ है। कैश एट बैंक, कैश और बैंक रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन मैं आज आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट एडवांस में ही बता देना चाहती हूँ। वैसे तो हमें आगे क्वेश्चंस में आ सकता है, आएगा, हम करेंगे ऐसा क्वेश्चन भी। अगर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ हो तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरीके से एक शॉर्ट टर्म नेचर की बोरोइंग होती है जो हमने बैंक से ली है उधार, तो उसे लाइबिलिटी मानते हुए, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी मानते हुए, क्योंकि बैंक एक अलग इंस्टीट्यूशन होता है तो इसलिए उसे अलग से लाइबिलिटी मानते हुए रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। लेकिन अगर हमें बैंक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ हो तो हमने उसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना है। ठीक है। अब देखिए,
पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो फर्म को डिसोल्यूट कर देंगे ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, जो कि हमें ऊपर 2018 बता रखी थी। मोटर व्हीकल एंड स्टॉक वर सोल्ड फॉर कैश at 16950 and 77600 respectively. All debtors were realized in full. Land and building were sold at 43500. Creditors were paid off subject to the discount of 1700 and expenses of realization were 1250. देखो बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट में लिखा हुआ है, लेकिन इस सिंपल से में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गलतियां कर सकते हैं। गलती क्या हो सकती है? देखो, आपको सिर्फ यहाँ कौन सा बैलेंस गिवन है, अगर मैं पहले ये आपको ध्यान देने के लिए कहूँ तो देखो, यहाँ कैश एट बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मोटर व्हीकल और स्टॉक जो बिके हैं वो बैंक के थ्रू नहीं बिके हैं, वो कैश के थ्रू बिके हैं। मतलब कैश मिला है उन्हें बेचकर, बैंक में पैसा नहीं आया है। तो ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है ध्यान रखना, क्योंकि यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हमारे मार्क्स कट करवा देती हैं। लेकिन आगे जो डेटर्स और लैंड एंड बिल्डिंग है, इनके रिगार्डिंग हमें कोई लाइन नहीं लिखी हुई कि बदले में हमें कैश मिला है। तो इन दोनों के केस में ये माना जाएगा कि इनकी जो हमें पेमेंट रिसीव हुई है वो बैंक में ही डायरेक्टली रिसीव हुई है। तो ये दो ट्रांजैक्शंस की एंट्री कैश के थ्रू होगी और इन दोनों की जो है वो बैंक के थ्रू होगी। क्रेडिटर्स को हमने 1700 रुपए डिस्काउंट काट कर फिर पेमेंट करनी है, तो कर देंगे आसानी से डिस्काउंट लेस कर फिर से बैंक के थ्रू ही करेंगे, क्योंकि इस बार इसमें फॉर कैश नहीं लिखा हुआ है या थ्रू कैश नहीं लिखा हुआ है। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन आपको दिए हुए हैं और आपको ट्रीटमेंट ऑफ दी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बहुत ही आसानी से समझाया गया था, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। हमने करना क्या है, हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। देखो, हमें कौन सा अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट, लेकिन इन दोनों को बेचकर हमें पैसा कैश में मिल रहा है, तो कैश को बैंक में जमा करवाने की एंट्री आपको कहीं नहीं लिखी हुई है, लेकिन आपको ऐसा एक कंसेप्ट फॉलो करना पड़ेगा ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो सही तरीके से अटेम्प्ट हो सके। तो ये क्वेश्चन आपको जितना देखने में आसान लग रहा है, कुछ हिडन पॉइंट्स हैं जो आपको खुद आइडेंटिफाई इसमें भी करने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जरूर समझिएगा कि इसमें आपको क्या कंसेप्ट बता रखा है। आंसर जरूर नोट कर लीजिए, क्वेश्चन जरूर नोट कर लीजिए अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है। चलिए आइए देखते हैं कि अब इसका सॉल्यूशन किस तरह से किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले नंबर पर बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट की एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है। पहले जैसे हमें कहा गया था, थ्योरेटिकली हमने समझा है कि जो भी बुक वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंगली जिन एसेट्स को बेचा जा सकता है और जो लाइबिलिटीज हैं हमारी वो हमने ट्रांसफर करनी है। तो लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, स्टॉक और डेटर्स, ये 4 एसेट्स जो हैं अपनी बुक वैल्यू पर यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगी। बिल्कुल इसी तरीके से लाइबिलिटीज साइड पर जो हमें क्रेडिटर्स दिए हुए थे वो यहाँ इस क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर हो जाएंगे। अब देखो, समझो कि क्यों हुआ, क्योंकि आपको जर्नल एंट्री की फॉर्म में ये कंसेप्ट समझाया गया है कि जब भी एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं तो जर्नल एंट्री थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, तो हमने उसी के अकॉर्डिंगली इसकी पोस्टिंग कर दी है। तो अब आपको याद भी हो जाना चाहिए, वैसे हमने रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट भी बहुत अच्छे तरीके से समझा था, तो हमें पता होना चाहिए कि एसेट्स इस साइड पर उतरेंगे और लाइबिलिटीज जो हैं वो इस साइड पर उतरेंगी। अब प्रोविजन की बात करें तो हमने प्रोविजंस के रिगार्डिंग पढ़ा था कि कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जिनके साथ कुछ प्रोविजंस अटैच होती हैं और इनके कंसेप्ट में करना क्या है, बुक वैल्यू को तो डेबिट साइड पर ट्रांसफर करना है, लेकिन जो प्रोविजन है उसे क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर करना है। तो हमने बिल्कुल उसी तरीके से उस रूल को ही फॉलो करते हुए ट्रांसफर कर दिया है। अब अगर हम बात करें जो हमें अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन केस दिया हुआ था कि मोटर व्हीकल और स्टॉक
कैश की फॉर्म में बिके हैं। तो देखो मैंने मोटर व्हीकल और स्टॉक को बाय कैश के अंडर लिखा है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जब भी एसेट बिकता है तो जर्नल एंट्री होती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पर बाय कैश लिख दिया गया है, और जो दो एसेट्स हमारी नहीं हमें गिवन था कि किस फॉर्म में बिकी हैं, हमने उसे बैंक के थ्रू हुई मानते हुए, मतलब बैंक के थ्रू इस ट्रांजैक्शंस को मानते हुए हमने डेटर्स और लैंड एंड बिल्डिंग को यहाँ शो कर दिया। अब देखो बाकी सबके रिगार्डिंग तो आपको वैल्यू बताई हुई थी, लेकिन आपको डेटर्स के रिगार्डिंग क्या लिखा हुआ था कि डेटर्स फुल रियलाइज हुए हैं। तो आपने ये वाली वैल्यू लेनी है जो आपको प्रोविजन माइनस कर कर बैलेंस शीट में दे रखी है, वो वाली वैल्यू नहीं लेनी है। आपने ये बुक वैल्यू के अकॉर्डिंगली फुल रियलाइजेशन शो करनी है। तो इस तरह से हमारी क्रेडिट साइड पर एसेट्स को रियलाइज करने के लिए ये पोस्टिंग्स कर दी जाएंगी। अब अगर हम बात करें लायबिलिटीज साइड की, तो देखो मैंने अभी अभी आपको समझाया कि क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग हमें नहीं दिया हुआ तो हम मानेंगे कि बैंक के थ्रू ही पेमेंट की गई है। तो बैंक के थ्रू हमने पेमेंट कर दी टू बैंक। क्रेडिटर्स मैंने यहाँ शो कर दिया, 1700 का डिस्काउंट था तो माइनस कर कर फिर अमाउंट बाहर शो कर दी। देन ये मैंने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट दे दी, जो कि हमने अलग से एक सेशन में समझी भी है कि जब कुछ ना गिवन हो तो ये माना जाता है कि फर्म ने ही एक्सपेंसेस बियर करने हैं और फर्म ने ही पे किए हैं। तो टू बैंक एंट्री क्या थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक की पोस्टिंग करते हुए 1250 यहाँ आ जाएगा। अब जब हम हमारे रियलाइजेशन अकाउंट की बैलेंसिंग करेंगे तो ये क्रेडिट साइड का टोटल है, यहां तक कम है बैलेंस डेबिट साइड वाला, तो बैलेंसिंग फिगर यहां निकल रही है रियलाइजेशन प्रॉफिट की फॉर्म में, जिससे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और बहुत बार आपको ये डिवीजन करना सिखा दिया गया है, क्योंकि हमें रेशो 3:2 गिवन थी। तो 3/5 ए का शेयर आएगा और 2/5 बी का शेयर आएगा। तो 19850 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास ए का शेयर और दिस वन इज द शेयर ऑफ बी। अब बात करते हैं, अब हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया रियलाइजेशन। अब मुझे ये बताओ कि, या आप खुद सोचिए कि क्या पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनेगा? हमें तो लोन दिया ही नहीं हुआ था। इसका मतलब अकाउंटिंग प्रोसीजर में हमें सेकेंड स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें लोन दिया ही नहीं हुआ है। इसलिए अब हम थर्ड पर मूव ऑन करेंगे। अब ये मत सोचना कि हमें क्वेश्चन में जो कहा गया था उसमें तो पहले बैंक अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है, मतलब पहले रियलाइजेशन था, फिर बैंक था, फिर पार्टनर्स कैपिटल था। नो, जिस सीक्वेंस में हमें बताया गया है हमने उसी सीक्वेंस में अकाउंटिंग प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो लेट्स सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेंगे। देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे हमने सीखा है बिल्कुल उसी तरीके से हमने लाइन अप किया। डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, देन पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। अब आपको जो बैलेंस दिया हुआ था ए और बी का, वो आप बैलेंस ब्रॉट डाउन की फॉर्म में उतार लेंगे। अब हमें इस क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं गिवन थी, सिवाय पार्टनर का जो रियलाइजेशन में प्रॉफिट का हिस्सा निकला था उसके। तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन के प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, और ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे रिवैल्यूएशन का इस साइड पर आता था, बिल्कुल उसी तरीके से रियलाइजेशन का भी आपको पता है कि यहीं आएगा, क्योंकि हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है, उसकी डेबिट साइड पर है, तो इसकी क्रेडिट साइड पर ये पोस्टिंग हो जाएगी। और देखिए, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के बैलेंस उतने ही निकले हैं जिन्हें फाइनली पे कर दिया जाएगा, और टू बैंक लिखकर ये पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब एंड में हमारे पास बचता है कैश एट बैंक, क्योंकि हमें कैश अकाउंट नहीं बनाने के लिए कहा गया था, हमें क्वेश्चन में कैश एट बैंक बनाने के लिए कहा गया है। हमें बैलेंस शीट में भी कैश एट बैंक का अकाउंट ही दिया हुआ था। तो हमने क्या किया, हमें पता है कि बैंक का डेबिट बैलेंस होता है, वैसे भी एसेट साइड पर गिवन था तो डेबिट ही होगा। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 13650 ये लिख लिया। अब आप सोचिए कि आपको जितना क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें सिर्फ 2 चीजें ऐसी थी जिसकी फॉर्म में
आपको पैसा मिला था, एक तो मोटर व्हीकल और आई थिंक स्टॉक था, उन दोनों को सेल कर और एक आपकी लैंड एंड बिल्डिंग और डेटर्स थे। लेकिन अब बहुत ही ध्यान से समझना कि ये मैंने क्या किया है। जो मोटर व्हीकल और एक और साथ में एसेट थी, वो आपको मैंने बताया था कि कैश की फॉर्म में बिकी है। तो दैट मीन्स जब वो बिकी होंगी तो क्या जर्नल एंट्री पास होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मोटर व्हीकल मत कर देना, क्योंकि मोटर व्हीकल का खाता हम क्लोज कर चुके हैं जब बुक वैल्यूज को हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया था। तो यहाँ पर गलती से मोटर व्हीकल नहीं दिमाग में लेकर आनी है या दूसरा एसेट नहीं लेकर आना। हमारी जर्नल एंट्री ये बनी थी। अब हम तो बैंक में अकाउंट है हमारा, तो हमारी तो सारी सेटलमेंट उसी में चल रही है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? डिपॉजिटेड इनटू बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जर्नल एंट्री एक्स्ट्रा पास करनी पड़ेगी, जो कि ये बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसी को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पर ये पोस्टिंग की है टू कैश अकाउंट और उन दोनों की अमाउंट को यहाँ पर शो कर दिया। जो नेक्स्ट है वो अपने आप डायरेक्टली यहीं पर पोस्ट हो रही है, क्योंकि मैंने जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था तब मैंने क्रेडिट साइड पर बाय बैंक ही लिखा था डेटर्स और लैंड एंड बिल्डिंग के लिए। तो उन दोनों के अकॉर्डिंगली यहाँ पर बाय टू रियलाइजेशन अकाउंट से पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया। अब मैं अगर बात करूं क्रेडिट साइड की, तो देखिए क्रेडिट साइड पर क्या क्या करना है। क्रेडिट साइड पर अब गलती से भी यहाँ बाय क्रेडिटर्स नहीं लिखना, यहाँ पर बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस नहीं लिखना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये गड़बड़ करते हैं, फिर ही मार्क्स कट जाते हैं। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जो नेट हमने जो ट्रांजैक्शन की थी, पोस्टिंग की है, जर्नल एंट्री की है, वो ये की थी। हम रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू पेमेंट्स कर आए हैं। तो यहाँ पर बाय रियलाइजेशन अकाउंट ये क्रेडिटर्स की पेमेंट शो हो रही है, बाय रियलाइजेशन अकाउंट ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस शो हो रहे हैं, और एंड में ये जो हमने अभी ये कैपिटल अकाउंट्स की फॉर्म में देखा था कि कितनी पेमेंट की गई है ए को और बी को, वो यहाँ पर पोस्ट कर दी जाएगी। एंड यू कैन चेक कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बिल्कुल सही है। हमारा कैश एट बैंक जो है वो मैच कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आया, और आपको ये क्वेश्चन जितना आसान और सिंपल लग रहा था, एक्चुअली इसमें क्या एक हिडन कंसेप्ट था ये भी समझ में आया। आप चाहो तो ऐसे जर्नल एंट्री शो कर वर्किंग नोट्स में भी इसे क्लैरिफाई कर सकते हो। मतलब इन डिटेल सारा का सारा एग्जामिनर को शो करना पड़े तो करते हैं ना हम वर्किंग नोट्स बनाकर, तो इस तरह से जर्नल एंट्रीज को शो कर सकते हो। आप चाहो तो एक नोट भी लिख सकते हो एंड में, क्योंकि नोट लिख देना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम हमारी तरफ से फिर अपना कंसेप्ट पूरा क्लियर कर देते हैं और एग्जामिनर को फिर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं रहती है। तो इसलिए नोट जरूर लिखना अगर आपको जरूरत पड़ती है कभी भी किसी भी क्वेश्चन में। मुझे उम्मीद है कि आज का मेरा जो सेशन रहा, जिसमें मैंने आपको एक तरीके से अकाउंटिंग प्रोसीजर पूरा भी करवाया, डिसोल्यूशन के केस में जो फॉलो किया जाता है, और एक सिंपल सा क्वेश्चन जो आपको करवाया गया वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जुड़े रहिए चैनल के साथ, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।